रेडियो कनपुरिया FM 90 पर आप हैं गुमनाम मुसाफिर के साथ। सुनो कान लगा के। ट्रेन अनवरगंज स्टेशन को पार कर चुकी थी। रात के लगभग 1:30 बज चुके थे। सभी मुसाफिर लगभग सो गए थे, पर मेरे सामने बैठी एक औरत 3 घंटे से लगातार खिड़की के बाहर निहार रही थी। मैं शायद उससे कुछ पूछता, पर अपने आप को रोकते हुए फिर से संभल कर अपनी सीट पर बैठ गया। न जाने क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। बरसात का मौसम था, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। बिजली की कड़कती आवाज़ से मैं चौंक गया और अपनी हल्की नींद से बाहर आ गया। मैंने जैसे ही नज़रें ऊपर उठाई तो देखा कि वो अभी भी खिड़की के बाहर एकटक देखे जा रही थी। न जाने कैसी अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पे थी, जो मुझे कुछ डरा रही थी। पर मैं अपने डर को काबू में किए हुए बैठा हुआ था। आधे घंटे में मेरा स्टेशन आने वाला था। बारिश तेज़ हो चुकी थी। मैं ट्रेन के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। बारिश की हल्की सी फुहार चेहरे पर भी पड़ रही थी। वो औरत न जाने कब मेरे साथ ही गेट पर आकर खड़ी हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला। मैंने जब उसे देखा तो थोड़ा असहज हो गया और थोड़ा सा पीछे होकर खड़ा हो गया। तब तक स्टेशन भी आ गया था और मैंने लंबी सांस ली और स्टेशन पर उतर गया। बारिश की वजह से मैंने रात यहीं बिताना मुनासिब समझा, पर स्टेशन पर ना कोई वेंडर, ना कोई मुसाफिर और ना ही कोई गार्ड था। सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। मैं एक बेंच पर जाकर बैठ गया। मेरे बेंच के ठीक ऊपर एक लाइट जल रही थी। बाकी स्टेशन एकदम शांत और अंधेरे में डूबा हुआ था। कभी कभी बिजली चमकती और स्टेशन एकदम से चमकने लगता। मैं वहीं बेंच पर अपने बैग को सिरहाने रखकर लेट गया। तभी अचानक बिजली चमकी और मुझे किसी के होने का एहसास हुआ। शायद कोई गार्ड होगा, मैंने अपने आप से कहा, और मैं फिर लेट गया। पर एक अजीब सा डर मेरे मन में पता नहीं क्यों घूम रहा था। मैं अपने आप को काबू किए हुए ही था कि तभी अचानक किसी ने मेरा नाम पुकारा, अमित। मैंने नजर घुमाई तो वहां कोई नहीं था। मैं अपने मन को काबू में किए हुए बैठा ही रहा कि तभी अचानक किसी के आने की आहट सुनाई थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत थी जो ट्रेन में बैठी थी। मेरी सांस थम सी गई। मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो ट्रेन में मेरे पीछे आकर भले ही खड़ी हो गई थी, लेकिन वो ट्रेन से उतरी नहीं थी। वो मेरे पास आते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और मेरी बेंच के पास आकर बैठ गई। मैं किसी अनहोनी की आहट से उठ खड़ा हुआ और सहमे हुए बोला, जहाँ तक मुझे अच्छी तरह से याद है, आप तो ट्रेन से उतरी नहीं थी, पर यहाँ कैसे? मेरी बात को वो नज़रअंदाज करते हुए उठी और चल पड़ी। खैर, जैसे तैसे सुबह हुई। मैं अपने गांव की तरफ बढ़ा। गांव के चौराहे पर काफ़ी भीड़ लगी थी। वजह जानने के लिए मैं भी आगे बढ़ गया और देखा तो पता चला कि किसी की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस वालों ने उतनी जगह को घेर दिया था।
लाश को देखकर साफ साफ लग रहा था कि किसी जंगली जानवर ने बहुत बुरी तरीके से उसे नोचा है। न जाने सब क्यों बहुत जल्दी में दिख रहे थे। मुझे जो बात बड़ी विचित्र लग रही थी वो ये कि पहले की तरह गांव में कुछ खास नहीं दिख रहा था। अक्सर बरसात के मौसम में सावन के लोकगीत गाते हुए गांव की औरतें अक्सर मंदिर के पास बैठा करती थी। बच्चे अक्सर झूला झूलते हुए मस्ती करते दिख ही जाते थे। आम की वजह से बाजारों में भी खासा चहल पहल रहती थी। पर आज तो न जाने कहां गई ये चहल पहल। शायद किसी अनहोनी की आशंका जता रही थी। मैं अक्सर अपने काम के चलते बाहर शहर में रहता था। गांव और शहर आना जाना लगा रहता था, लेकिन इस बार तकरीबन 10 महीने बाद लौटा था। जैसे ही घर में दाखिल हुआ, हे भगवान, ये बिल्ली भी ना। जमीन पर टूटे हुए मटके को देखकर मैंने कहा और अपने बैग को उतार कर नीचे रख दिया और नीचे बैठकर मटकी के गिरे हुए टुकड़े साफ करने लगा। तभी मेरी नजर पलंग के नीचे पड़ी। मैंने वहां पर किसी की चमकती हुई आंखें देखी। मैंने दूसरी तरफ जाकर देखने की कोशिश की तो कुछ दिखा ही नहीं। मैं वापस अपने काम में लग गया। मैं अपने घर में अकेला ही रहता था। खाना बनाने का मन नहीं था। शाम का वक्त था तो मैंने सोचा कि रात का खाना मैं बाहर से ही खा लेता हूँ। मैं निकल पड़ा गांव के ढाबे पर खाना खाने के लिए। लेकिन ये क्या, गांव के ढाबे तो बंद थे। मैंने सोचा कि आगे वाले ढाबे शायद खुले होंगे। मैं आगे बढ़ते हुए गांव की सीमा के नजदीक पहुंच गया। मुझे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई थी। मैं अचानक रुक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे एक हल्की सी झलक दिखाई थी। मैंने अचानक दौड़ लगानी शुरू कर दी। मेरी सांसें तेज हो गई। लगभग पसीने में तरबतर हो चुका था। तभी मुझे सामने एक आदमी दिखाई दिया। मैंने चैन की सांस ली और दौड़कर उसके पास पहुंचा। लेकिन ये क्या, वो आदमी जिसके पास मैं दौड़कर जा रहा था वो मुझसे दूर होता चला जा रहा था। और उसके बाद न जाने मैं कब बेहोश हो गया। मेरे कानों में कुछ आवाज सी आ रही थी, डॉक्टर, इसकी आंखें खुल रही हैं। मैंने आंखें खोली तो धुंधला धुंधला दिख रहा था। मैंने देखा कि मैं अपने ही गांव के एक निजी अस्पताल में हूँ। मेरे पास मेरे बचपन का दोस्त हरी था। मैंने उठने की कोशिश की, पर शायद कमजोरी की वजह से उठ नहीं पा रहा था। हरी बोला, आराम कर, 3 दिन बाद तूने आंखें खोली हैं। मैंने पूछा, हरी मैं यहाँ कैसे? अभी आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ खाने पीने को ले आता हूँ और बाद में बताता हूँ। और इतना कहकर हरी उठकर वहाँ से चला गया। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे हरी के आने का इंतजार करने लगा। लेकिन हरी के आने से पहले नर्स आई और पेपर में ब्रेड लपेट कर लाई। मैंने खुद को संभालते हुए ब्रेड को ले लिया और खाने लगा। तभी मेरी नज़र उस अखबार के टुकड़े पर पड़ी जिसमें वो ब्रेड लपेटा हुआ था। मैंने उसमें उस ट्रेन वाली औरत की तस्वीर देखी और मैं चौंक गया।
इस अखबार के टुकड़े के मुताबिक तो उस औरत ने 3 साल पहले ही आत्महत्या कर ली थी। तब तक हरी भी लौट आया। मैंने सारा किस्सा उसको बता दिया। हे भगवान, पूरा का पूरा गांव उसके आतंक से परेशान है। हर रोज कोई ना कोई उसका शिकार बनता है। अब परसों की ही बात ले लें, दुबे जी की लाश भी तालाब के पास मिली। भगवान का शुक्र है मैं सही टाइम पे पहुंच गया, वरना तू भी उसके बहकावे में आ जाता। मैंने तुझे दूर से ही देखा था और जब तू गिरा तो मैंने तुझे बहुत उठाने की कोशिश की, लेकिन तू नहीं जागा। खैर, अब तू पूरी तरह से ठीक है और किसी भी तरह की चिंता करने की बात मत करना। और हाँ, जब भी चलना हो तो मेरे साथ घर चलना, अकेले मत जाना। तू थोड़ी देर आराम कर और मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर हरी वहां से दोबारा चला गया। हरी के जाने के बाद मैं बिस्तर पर बैठा खिड़की के बाहर देख रहा था। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर और एक नर्स अंदर आते हैं और नर्स इंजेक्शन भर रही थी और डॉक्टर से कुछ बातें कर रही थी। डॉक्टर, मैंने आज तक ऐसा भयावह दृश्य नहीं देखा। मैंने नर्स को इशारा किया और पूछा कि क्या हुआ, तो नर्स बोली, वो बाहर एक लाश मिली है। चेहरा बुरी तरह से नुचा हुआ है, पूरा शरीर क्षत विक्षत है। मैं खुद को संभालते हुए बेड से उठा और बाहर देखने के लिए निकल पड़ा। डॉक्टर के लाख मना करने के बाद भी मैं नहीं माना। बहुत कोशिशों के बाद मैंने देखा कि एक बहुत बुरी तरह से नुची हुई लाश पड़ी है। मुझे ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि वो हरी है। उसकी कलाई में बना हुआ टैटू मुझे हरी की याद दिला रहा था। मैं अंदर से टूट गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मैं वापस गांव पहुंचा। मैं अपने घर के दरवाजे को खोल ही रहा था कि श्यामू काका के चिल्लाने की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई धुंधला सा साया उनको खींचकर पेड़ पर लिए जा रहा था। वो साया एक डाल से दूसरी डाल पर, दूसरी डाल से तीसरी डाल पर, कभी जमीन पर कभी डाल पर इधर उधर करता हुआ श्यामू काका को खींचे जा रहा था। मैंने श्यामू काका के सिर को जमीन पर गिरते हुए देखा। एक आंख बाहर लटक रही थी। ये देखने के बाद मैं सहम गया और भागने की कोशिश करने लगा। मैं भाग पाता कि वो साया मुझ पर भी टूट पड़ा और उसने मेरा एक हाथ पकड़कर मानो उखाड़ ही लिया हो। मैंने अपने हड्डियों के चटकने की आवाज सुनी। मैं बेहोश सा हो रहा था। तभी गांव वाले हाथों में मशाल लिए आ गए और वो साया मुझे उसी हाल में छोड़कर चला गया। फिर गांव वालों ने मुझे उठाकर मुखिया जी के घर पर ले गए। मेरी हालत कुछ ठीक नहीं थी। डॉक्टर आए और उन्होंने मेरा इलाज किया। हरी की मौत का रहस्य सुलझाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैं 2 दिन बाद अपने मन में अनेकों सवालों को समेटे हुए शहर वापस आ गया। आपको ये सफ़र कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। सुनते रहिए रेडियो कनपुरिया FM 90। सुनो कान लगा के। रेडियो कनपुरिया 90.0 सुनो कान लगा के।